वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे वेदांता के 2500 करोड़ के सेमीकंडक्टर फ्रॉड की। फिर हम बात करेंगे कॉइन डीसीएक्स के हैक होने की। साथ ही साथ हम बात करेंगे चाइना के ईवी ब्रांड्स के स्कैम की। उसके बाद हम बात करेंगे अमेजोन के लेऑफ्स की ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर हम बात करेंगे नोकिया की और हम बात करेंगे आईपीओस की और डॉक्टर रेड्डीज की। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है डॉक्टर रेड्डीज की। और डॉक्टर रेड्डीज एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है और फार्मा सेक्टर के न्यूज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए आपको इस न्यूज से पहले एक टर्म समझना होगा जिसका नाम है फॉर्म 483। देखिए फॉर्म 483 क्या होता है। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो यूएस एफडीए किसी भी फार्मा कंपनी को तब देता है जब उनके प्लांट की इंस्पेक्शन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज या फिर कोई वायलेशंस नोटिस किए जाते हैं। यूएस एफडीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप यूएस एफडीए का देखो कितनी गहराई तक वो काम करता है। अब जब मैंने बोला कि कुछ इश्यूज उसको दिखते हैं तो वो इश्यूज क्या हो सकते हैं, जैसे कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का वायलेशन, क्लीनलीनेस या फिर हाइजीन में कोई दिक्कत पाया जाता है, या फिर रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंटेशन का एक्यूरेट न होना, या तो सेफ्टी या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का फॉलो न करना। और अगर यूएस एफडीए की टीम इंडिया के किसी फार्मा प्लांट जाकर के ये देखे कि मशीन प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हो रही, स्टाफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं, टेम्परेचर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वो उन पॉइंट्स को लिस्ट करके फॉर्म 483 दे देती है। और फिर कंपनी को एक लिमिटेड टाइम मिलता है जिसमें उन्हें ये बताना होता है कि प्रॉब्लम कैसे फिक्स किए जाएंगे और फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स रिपीट न हो उसके लिए कंपनी के पास क्या प्लान है। और ये जो लिमिटेड टाइम की मैंने बात की थी ये यूजुअली 15 दिनों का होता है। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज की। देखिए डॉक्टर रेड्डीज को यूएस एफडीए ने उनके आंध्र प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है श्रीकाकुलम या फिर एफटीओ 11 की बात कर लो आप। एफटीओ 11 यानी कि फॉर्मुलेशन टेक्निकल ऑपरेशंस। जैसे हर फार्मा कंपनी होती है वहां पे एफटीओ 1, एफटीओ 2, एफटीओ 0, वैसे ही ये एफटीओ 11 एक टेक्निकल टर्म है ताकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं तो उनको मैनेज करने के लिए इस तरीके के टर्म का यूज करते हैं अक्सर। मैंने ये सिंपल भाषा में बताया है, टेक्निकल नहीं, बट आप सिंपली ये समझ लो कि आंध्र प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है श्रीकाकुलम। अब उस डिस्ट्रिक्ट में जो उनकी फैसिलिटी है वहां पर इंस्पेक्शन के बाद फॉर्म 483 के साथ साथ 7 ऑब्जर्वेशंस भी दिए गए डॉक्टर रेड्डीज को। और ये जो इंस्पेक्शन है वो 10 से 15 जुलाई को जीएमपी एंड पीएआई स्टैंडर्ड्स के लिए हुआ था। अब जीएमपी मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर आपको याद हो, बट मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो डॉक्टर रेड्डीज में कुछ वायलेशन पाई गई होगी तो यूएस एफडीए ने उस पॉइंट को भी नोट डाउन करके दे दिया है। हालांकि कंपनी का ये कहना है कि वो सभी पॉइंट्स को टाइमली एड्रेस करेगी और डॉक्टर रेड्डीज ऐसा करेगी भी, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझो तो उनका ये वाला जो प्लांट है ना वो यूएस एक्सपोर्ट्स के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल माना जाता है। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की तरफ देखें कि डॉक्टर रेड्डीज ने काम कैसा किया है तो Q4 FY25 में डीआरएल का प्रॉफिट यानी कि डॉक्टर्स रेड्डी लिमिटेड उसका प्रॉफिट 22% बढ़कर 1593.9 करोड़ रुपीस हुआ। और शेयर की डिविडेंड की बात करें तो 8 रुपीस पर शेयर का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया। अब Q1 FY26 का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है, वो आएगा 23 जुलाई को। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया, हर एक चीज मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा। आपको हमें सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अगली बिजनेस न्यूज है इंडीक्विब स्पेसेस की। इंडीक्विब स्पेसेस एक मैनेज्ड ऑफिस और कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइडर है और इसका नेट लॉस FY25 में 140 करोड़ रुपीस तक घट गया, जो कि FY24 के 341.5 करोड़ रुपीस के लॉस से काफी ज्यादा बेहतर है। अगर हम रेवेन्यूज पे ध्यान दें तो FY25 में रेवेन्यू 1102.9 करोड़ रुपीस रहा, यानी कि
27% का ग्रोथ। और ये जो कंपनी है वो 15 सिटीज में 115 सेंटर्स चला रही है और इसकी बहुत ही जल्द लिस्टिंग होने वाली है NSE और BSE पर। और इस लिस्टिंग में ICICI सिक्योरिटी और JM फाइनेंशियल जो हैं लीड मैनेजर होंगे। और कंपनी का IPO 23 से 25 जुलाई के आसपास ओपन हो जाएगा। प्राइस बैंड की बात करें तो 225 से 237 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड है। और वहीं पे जो पैसे रेस किए जाएंगे वो 700 करोड़ रुपए रेस किए जाएंगे, जिसमें से 650 करोड़ रुपए फ्रेश इशू हैं और 50 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होगा। और ये जो पैसे आने वाले हैं 650 करोड़, उन पैसों से कंपनी नए सेंटर्स ओपन करेगी, कुछ उनके लोन्स चल रहे हैं उन लोन का रीपेमेंट भी करेगी और जनरल यूज के लिए भी पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। अगली बिजनेस न्यूज है वेदांता की। वेदांता के 2500 करोड़ के सेमीकंडक्टर वेंचर को वॉइस रॉय रिसर्च ने फ्रॉड बोला है। तो क्या सच में ये एक पेपर बेस्ड ट्रेडिंग स्कैम है या फिर सिर्फ एक और शॉर्ट सेलर का अटैक है इंडियन कंपनी पे, जैसा कि हिंडनबर्ग ने किया था? चलिए पूरी बिजनेस न्यूज समझते हैं। देखिए, अनिल अग्रवाल की माइनिंग और मेटल जाइंट वेदांता ने एक सब्सिडरी बनाई थी जिसका नाम था वेदांता सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि नाम में तो सेमीकंडक्टर वर्ड था, पर वॉइस रॉय रिसर्च का कहना है कि ये सिर्फ एक फेक सेटअप है। यानी कि जो US बेस्ड शॉर्ट सेलर वॉइस रॉय रिसर्च है वो कह रही है कि VSPL रियल में सेमीकंडक्टर कंपनी है ही नहीं, बल्कि एक जीरो मार्जिन कमोडिटीज ट्रेडिंग फर्म है। साथ ही साथ उसने ये भी बोला कि ये जो बनाई गई है फर्म वो इसलिए बनाई गई थी ताकि NBFC क्लासिफिकेशन से बचा जा सके। और अप्रैल 2025 के लिक्विडिटी क्राइसिस के टाइम वेदांता ने इसके थ्रू ही अपनी पेरेंट कंपनी को ब्रांड फी भेजी थी। अब ये जो ट्रेडिंग की बात चल रही है, जो वॉइस रॉय ने बोला है, वो गोल्ड सिल्वर कॉपर जैसे ट्रेड्स सिर्फ पेपर पर ही दिखाए गए हैं, ऐसा भी कहा है वॉइस रॉय ने। अब बात करते हैं शॉर्ट सेलर की। देखिए, वॉइस रॉय जो है उसने तो ओपनली ये बोल रखा है कि वो वेदांता रिसोर्सेज के डेप्थ पर शॉर्ट पोजीशन लेकर के बैठा हुआ है। यानी कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो बनता है वॉइस रॉय का। यानी कि अगर कंपनी जो है नीचे जाएगी, अगर वेदांता के शेयर्स नीचे जाएंगे तो वॉइस रॉय रिसर्च को पैसे तो मिलेंगे ही। तो ये चीज मुझे बतानी ज्यादा जरूरी थी। लेकिन अब वेदांता का क्या कहना है? वेदांता कहता है कि ये सारे एलिगेशंस पूरी तरीके से बेसलेस हैं। सारी की सारी ट्रांजैक्शंस लीगल और प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड थी। सब कुछ FEMA कंपनीज एक्ट और AML रूल्स के मुताबिक ही हुआ। साथ ही साथ वेदांता का ये भी कहना है कि कंपनी ने ऑडिटेड डिस्क्लोजर्स भी दिए हैं। अब इस बारे में वॉइस रॉय का क्या कहना है? वॉइस रॉय अब ये कह रहा है कि उन्होंने 9 जुलाई को क्वेश्चंस भेजे थे वेदांता को, पर वेदांता अब तक उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहा है। अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट ही है तो फिर जवाब जल्दी क्यों नहीं दिया जा रहा? ये क्यों इतना डिले किया जा रहा है? ये कहना है वॉइस रॉय का। तो अभी कोई भी कंक्लूजन दे पाना मुश्किल है, लेकिन ये जो स्टोरी है ये एक फाइनेंशियल फाइट नहीं है, बल्कि ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्सेस इन्वेस्टर सस्पिशन का क्लैश भी है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में ये 2500 करोड़ का दिखावा कर रही है वेदांता? क्या सच में ये कोई स्कैम है या फिर किसी शॉर्ट सेलर की सिर्फ ऐसी ही नेगेटिव PR कह लो या फिर नेगेटिव न्यूज कह लो ताकि उनको फायदा हो सके? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगली बिजनेस न्यूज है नोकिया की। और मेरी तरह आपने भी बहुत दिनों बाद नोकिया का नाम सुना होगा, मुझे पता है। देखिए, ये न्यूज समझने से पहले एक वर्ड स्लाइस का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, स्लाइसेस का क्या मतलब होता है? ये बेसिकली वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं जो कि एक फिजिकल 5G नेटवर्क के अंदर अलग अलग पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं। आप इसको सिंपल भाषा में समझ लो कि ये एक डिजिटल हाईवे है। डिजिटल हाईवे यानी कि जैसे आप ये सोचो कि कोई एक एक्सप्रेस वे है, उसमें ट्रक्स के लिए एक अलग लेन है, इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए एक अलग लेन है, बाइक्स वालों के लिए अलग लेन है, कार्स वालों के लिए अलग लेन है। तो क्या होगा कि सब एक ही रोड
को यूज कर पाएंगे, लेकिन अपने अपने डेडिकेटेड लाइंस में। डेडिकेटेड लाइंस कह लो या फिर स्लाइसेस कह लो। अब इससे क्या होगा कि जब 5G स्लाइसिंग होती है नेटवर्क की, तो नेटवर्क ज्यादा इफिशियंट होता है, हर यूज केस की प्रायोरिटी अलग होती है, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी भी बढ़ती है। तो आई होप आपने स्लाइसेस का मतलब समझ लिया होगा। अब मैं आपको समझाता हूं नोकिया की न्यूज क्या है। देखिए, नोकिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है क्योंकि इंडियन पेटेंट ऑफिस ने उसका 5G नेटवर्क स्लाइसिंग से रिलेटेड एक पेटेंट को रिजेक्ट कर दिया है। पेटेंट ऑफिस ने ये बोला कि ये जो इन्वेंशन है वो कोई नया नहीं है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसलिए सेक्शन 3K के अंडर पेटेंटेबल नहीं है। अब जब मैंने 3K बोला यानी कि 3 नंबर हो गया और फिर K यानी कि काइट हो गया या फिर K फॉर केल्विन हो गया, तो ये एक सेक्शन है। अब नोकिया का क्या कहना है? नोकिया ये कहता है कि ये जो मेथड है वो डिवाइसेस को सिक्योर और फास्ट 5G स्लाइसेस से कनेक्ट करता है और ये पेटेंट यूएस, जापान और साउथ कोरिया में उनको मिल चुका है और उनको ये पेटेंट अब इंडिया के अंदर चाहिए। तो इंडिया के अंदर पेटेंट नहीं मिल रहा है, तो अब क्या हो रहा है कि कोर्ट में जो अगली हियरिंग है उसका वेट किया जा रहा है और अगली हियरिंग होगी नवंबर में, क्योंकि आपको पता है इंडियन जुडिशरी सिस्टम कितना ज्यादा अच्छा है और कितना ज्यादा फास्ट है। आई होप आपको ये बिजनेस न्यूज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो दिल खोल के आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगली बिजनेस न्यूज है CoinDCX की। CoinDCX एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जिस पर अभी अभी एक हैक हुआ, यानी कि अटेम्प्ट हुए हैं हैक के, और 378 करोड़ रुपीस का ये हैक था। अगर हम डॉलर्स में बोलें तो लगभग 44.2 मिलियन डॉलर्स। हालांकि फाउंडर्स ने ये कहा है कि कस्टमर्स के फंड्स बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन मैं बताता हूँ फंड्स सेफ नहीं है। ये जो फाउंडर्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपने ट्रेजरी से लोगों को पैसे देंगे और ये जो हैक है वो एक इंटरनल वॉलेट पर हुआ जो लिक्विडिटी के लिए यूज होता था, ना कि किसी यूजर वॉलेट्स पे। अब ये जो लॉस है वो तो आपको मैंने बताया कि CoinDCX खुद कवर करेगा अपने ट्रेजरी से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आखिर ऐसे प्लेटफॉर्म हैक कैसे हो जा रहे हैं, वो भी CoinDCX एक बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। अब जैसे ये न्यूज मार्केट में आती है, यूजर्स अचानक से अपने एप्स को ओपन करने लगते हैं और ऐप पर बहुत ज्यादा रश हो जाता है, यानी कि ट्रैफिक आ जाती है और अब उसके वजह से उनकी APIs स्लो हो जाती हैं और ऐप बहुत स्लो काम करने लगता है। हालांकि इस वक्त अब सिस्टम नॉर्मल हो गया है। वहीं पे CERT इनको भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है और फुल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और सोशल मीडिया पे तो लोग काफी ज्यादा मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं। कोई खुश है, कोई नाराज है। खुश वो लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका कहना है भाई इसीलिए SEBI इतना अच्छा है और इसीलिए किसी भी क्रिप्टो करेंसी में हम इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज ए स्कैम। तो ये रिएक्शन चल रहा है, लेट्स सी क्या होता है और लोगों को पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगली बिजनेस न्यूज है Amazon की और ये बिजनेस न्यूज AI से भी रिलेटेड है, क्योंकि Amazon ने AWS यानी कि जो उनकी क्लाउड यूनिट है और कुछ अदर टीम्स जो हैं उसमें से 10% तक जॉब कट की है, जिसमें से L7 यानी कि जो प्रिंसिपल लेवल रोल्स हैं उसमें से 25% तक का ले ऑफ हो सकता है अभी। और ये जो चीजें हो रही हैं वो AI के आने से ही हो रही हैं, क्योंकि जो कई सारे रोल्स हैं वो अब AI संभाल रहा है। वहीं पे CEO जेसी ने ये कहा है कि नए काम के लिए नए लोग चाहिए। अब देखते हैं चीजें कहां तक जाती हैं। और ये जो ले ऑफ है वो AWS डिवाइसेस, बुक्स और वंडरी प्रोडक्ट यूनिट्स में हुए हैं। जुलाई 17 को एम्प्लॉइज को टर्मिनेशन ईमेल मिले थे और सिस्टम अब डिसेबल भी कर दिया गया है। फिर भी उसके बावजूद AWS ने $29.3 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, यानी कि रेवेन्यू में 17% का ग्रोथ देखा गया। और मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि देखो AI जो है ना वो चीजों को बदलेगा। तो अगर आप कहीं भी जॉब करते हो तो मेक श्योर कि जो भी AI रिलेटेड चीजें हैं वो आप जल्दी सीख लो, या फिर जो आपकी स्किल है जिसको AI इजिली रिप्लेस कर सकता है, तो आपको अब नई स्किल सीखने की जरूरत है ताकि आपको AI रिप्लेस न कर सके। अगली बिजनेस न्यूज है चाइना की 2 EV कंपनीज की, और ये EV कंपनीज इंडिया में लिस्टेड नहीं है। अब अगर ये इंडिया में लिस्टेड नहीं है तो आखिर मैं इनकी न्यूज आपको सुना ही क्यों रहा हूँ? मैं न्यूज इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप किसी स्कैम में न फंसो और आप भी इस तरीके की कई कार कंपनीज में जरूर इन्वेस्टेड होगे इंडिया के अंदर
अंदर भी। देखिए चाइना की जो ईवी कंपनीज हैं नेटा और जिकर, इन दोनों ने अपनी कार सेल्स को फेक तरीके से इन्फ्लेट किया, यानी कि कार्स बिकी नहीं थी लेकिन इन्फ्लेट करके दिखाया। उन्होंने कार्स पर पहले से ही इंश्योरेंस करवा ली बिना कार को बेचे, ताकि उन्हें अर्ली सेल दिखाकर मंथली टारगेट्स मीट किया जा सके। अब नेटा ने जनवरी 2023 से मार्च 2024 में 64,000 से ज्यादा कार्स ऐसे ही शो की। आप समझ रहे हो 64,000 कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। और जिकर ने भी इसी ट्रिक का यूज करके शायमान में इसको यूज किया। अब जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो इस पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है और नए रूल्स भी लाने जा रही है, क्योंकि ये जो इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं उससे बायर्स को मिसलीड किया जाता है और जो इंडस्ट्री है उसके ट्रस्ट को भी डैमेज होता है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बिजनेस न्यूज काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आपका कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।